हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पाए हो। आज हम लोग करने वाले हैं डीएसएसबी पीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर में क्या सॉल्व करने वाले हैं? तो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन को, ठीक है। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों को मैंने ऑलरेडी बता रखा है। और दोस्तों, जीके का पोर्शन करना थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि पता नहीं होता है कि जीके कहाँ से वो पूछ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, डीएसएसबी क्या करता है? डीएसएसबी दोस्तों हर बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस ही पूछता है। रिपीटेड क्वेश्चंस का मतलब है कि वो दोस्तों सेम टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस पूछता है। तो आपको क्या करना है, उन टॉपिक्स को जहां से डीएसएसबी बार बार क्वेश्चंस पूछ रहा है, उन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लेना है और उन टॉपिक्स पर अच्छे से कमांड बना लेना है। अगर दोस्तों एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाए, तब आप आसानी से कर सको, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करता हूं। और दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। दोस्तों, ये चैनल आप लोगों की लाइफ चेंज करने में और आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों देरी ना करते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो भी क्लासेस दोस्तों मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं गारंटी से बोल सकता हूं दोस्तों, मैं बिल्कुल बेसिक प्लस एडवांस हर चीज आप लोगों को दे रहा हूं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप लोगों की जर्नी में दोस्तों ये चैनल बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी आज की क्लास का। अब दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर जो जीके का सेक्शन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 21 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। और दोस्तों जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं क्वेश्चन हिंदी में अभी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा अभी, ठीक है। तो पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और उसके बाद हिंदी में आप लोगों को एक बार क्वेश्चन रीड करवा दूंगा, ठीक है, ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब हम रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है who out of the following was known as the तानसेन of 20th century। तो दोस्तों ये कह रहा है कि 20वीं शताब्दी में तानसेन के रूप में किसे जाना जाता था, तानसेन के रूप में किसे जाना जाता था। तो दोस्तों 20वीं सेंचुरी में तानसेन के रूप में जाना जाता था उस्ताद उस्ताद बड़े, याद रखना, उस्ताद बड़े गुलाम गुलाम अली अली खान। दोस्तों इन्हें जाना जाता था तानसेन के रूप में। तो देखो किस ऑप्शन में है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि यहीं पे लिखा है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, ठीक है। अब दोस्तों इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है क्वेश्चन एग्जामिनर कहां से पूछता है, टॉपिक से पूछता है। सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, वो क्या करता है, इसी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो देखो, उस्ताद बड़े अली खान का जन्म हुआ था 2 अप्रैल 1902, मतलब कि 2 अप्रैल 1902 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था, लाहौर के पास दोस्तों एक गांव है जिसका नाम है केसुर। क्या नाम है, केसुर। तो दोस्तों केसुर, तो दोस्तों इस गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और दोस्तों इनकी डेथ कब हुई थी, तो दोस्तों इनकी डेथ हुई थी 25 अप्रैल 1968 में दोस्तों क्या हुआ था, इनकी डेथ हुई थी। तो आप लोग याद रखोगे कि उस्ताद बड़े अली खान का जन्म कब हुआ था, 2 अप्रैल 1902 को, और इनकी डेथ कब हुई थी, 25 अप्रैल 1968 को। और किस कौन से गांव से बिलोंग करते थे, तो लाहौर के पास एक गांव है केसुर नाम का, ठीक है। और दोस्तों इनकी जो फैमिली थी वो कहां से बिलोंग करती थी, संगीत से बिलोंग करती थी, क्लियर है। अच्छा, और दोस्तों याद रखोगे कि उस्ताद बड़े अली खान को कौन कौन से अवार्ड मिले थे, तो दोस्तों इन्हें अवार्ड मिला था 1962 में। कब, 1962 में संगीत संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, याद रखना इसको, पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस पुरस्कार से, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और दोस्तों इन्हें एक और पुरस्कार मिला था, इसका नाम है पद्म भूषण मिला था। क्या मिला था, पद्म भूषण अवार्ड भी इनको मिला था, ठीक है।
तो याद रखोगे कि 1962 में क्या क्या मिला था, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला, और दोस्तों क्या मिला, पद्म भूषण इनको मिला था, ठीक है, पद्म भूषण मिला था, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो हमारा कौन सा आंसर है इस क्वेश्चन का, थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर था, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ऑप्शन ए में देखो क्या लिखा है, पीटी रविशंकर लिखा है। तो दोस्तों पीटी रविशंकर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 7 अप्रैल 1920 को हुआ था। कब हुआ था, 7 अप्रैल 1920 को हुआ था। और ये क्या करते थे, तो दोस्तों ये थे सितार वादक, क्या थे, सितार वादक थे, याद रखना, सितार वादक थे, ठीक है। और दोस्तों इन्हें पुरस्कार मिला था, पद्म भूषण मिला था, और दोस्तों पद्म विभूषण मिला था, और दोस्तों भारत रत्न अवार्ड मिला था, और इनको मिला था और एक और मिला था, हाँ, प्रेमी पुरस्कार ही मिला था इनको, ठीक है। तो याद रखोगे पीटी रविशंकर को कौन कौन से अवार्ड मिले थे, पद्म भूषण मिला था, पद्म विभूषण मिला था, भारत रत्न मिला था, और दोस्तों प्रेमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग कहोगे मैंने आंसर तो बता दिया है, फिर मैं ऑप्शन क्यों करा रहा हूँ, तो दोस्तों मैं ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है, क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का मतलब है कि हर एक टॉपिक को अच्छे से समझते चलो। अब मैं जल्दी जल्दी में पूरा पेपर सॉल्व करवा दूं और उसका कोई बेनिफिट ही ना हो तो कोई फायदा है ना, कोई फायदा नहीं है भाई। इसलिए आप लोग क्या करो, थोड़ा सा पेशेंस बना करके दोस्तों चीजों को समझो, ठीक है। एक कॉपी ले लो, उस कॉपी पे लिख लिया करो कि कौन सा पेपर मैं करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, ताकि आप एग्जाम देने जाओ और उससे पहले उन सबको रीड कर लेना एक बार, तो आपका एग्जाम दोस्तों 100% दोस्तों बहुत बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो पीटी रविशंकर का जन्म कब हुआ था, 7 अप्रैल 1920 को इनका जन्म हुआ था, और ये क्या थे, सितार वादक थे। और दोस्तों इन्हें कौन कौन सा अवार्ड मिला था, तो दोस्तों इन्हें अवार्ड मिला था पद्म भूषण, और क्या मिला था, पद्म विभूषण, भारत रत्न, और प्रेमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, तो याद रखोगे। अच्छा, अब देखो सेकंड में क्या है, सेकंड ऑप्शन में उस्ताद जाकिर हुसैन। अब ये क्या थे, तो दोस्तों ये थे तबला वादक, क्या थे, तबला वादक थे, याद रखना, तबला वादक थे। और इन्हें कौन कौन सा अवार्ड मिला था, तो दोस्तों इन्हें अवार्ड मिला था पद्म श्री। कौन सा अवार्ड मिला था, पद्म श्री दोस्तों इनको अवार्ड मिला था। कब मिला था, 1988 में दोस्तों इन्हें क्या मिला था, पद्म श्री अवार्ड मिला था, ठीक है। और दोस्तों 1990 में इन्हें एक और पुरस्कार मिला था जिसका नाम था संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार। कब मिला था, 1990 में ये अवार्ड मिला था, क्लियर है, याद रखोगे। उस्ताद जाकिर हुसैन क्या थे, तबला वादक थे। 1988 में इन्हें क्या मिला, पद्म श्री अवार्ड मिला। और 1990 में दोस्तों क्या मिला, 1990 मिला संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, क्लियर है, याद रखोगे। अच्छा, अब लास्ट ऑप्शन क्या है, तो पंडित जसराज क्या थे, शास्त्रीय थे, क्या थे, शास्त्रीय गायक थे, याद रखना, क्या थे, शास्त्रीय गायक थे। और इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, तो दोस्तों इन्हें अवार्ड मिले हैं पद्म भूषण और पद्म विभूषण, याद रखना, दो अवार्ड है, पद्म भूषण है और एक पद्म विभूषण है, ठीक है। तो दो अवार्ड इनको मिले थे, ठीक है। तो दोस्तों हमने चारों ऑप्शन अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, तो देखते हैं क्या लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज नोन फॉर फाउंडिंग द सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी। तो दोस्तों ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा शासक है जिसने फतेहपुर सिकरी की स्थापना की, मतलब कि, ठीक है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने फतेहपुर सिकरी की स्थापना की। तो दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया, कैसे पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों फतेहपुर सिकरी की जो स्थापना करवाई थी वो किसने करवाई थी, अकबर ने करवाई थी। किसने करवाई थी, अकबर ने दोस्तों इसकी स्थापना करवाई थी। और दोस्तों कहाँ पे करवाई थी, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूपी। और दोस्तों यूपी में कहाँ पे है, तो दोस्तों ये आगरा के पास में है। कहाँ पर है, आगरा के पास में दोस्तों ये है, क्या है, फतेहपुर सीकरी है, ठीक है। याद रखोगे फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करवाई थी, अकबर ने करवाई थी, ठीक है। और कहाँ पे है ये, आगरा के पास में है, ठीक है। याद रखोगे, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकता है कि जो फतेहपुर सीकरी है वो कहाँ पर है, किस स्टेट में है, तो आगरा, किस स्टेट में है, तो उत्तर प्रदेश में। और किस शहर में है, तो दोस्तों ये कहाँ पे, आगरा के पास में है, ठीक है। याद रखोगे, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया है, सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्या है, होमवर्क है, क्या है होमवर्क,
आप लोग बताओगे कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना क्यों करवाई थी, वाई। ठीक है, आप आंसर दोगे इसका कहां पर, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण क्यों करवाया था अकबर ने। ठीक है, इसका आंसर कहां दोगे, आप लोग दोगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। और जिसको हिंदी में रीड करना है क्वेश्चन नंबर 22, तो वो लोग भी कर सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 हिंदी में, तो जिसको रीड करना है वो रीड कर लेना यहाँ से। ठीक है, और दोस्तों इसका जो आंसर निकल के आएगा वो सेकंड ऑप्शन ही निकल के आएगा, मतलब कि अकबर निकल के आएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्या लिखा है देखते हैं एक बार। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ एलिफेंटा आइलैंड वेयर एलिफेंटा केव्स आर लोकेटेड। तो दोस्तों कह रहा है कि, ठीक है, तो दोस्तों ये कह रहा है कि एलिफेंटा आइलैंड का प्राचीन नाम क्या है जहां पर एलिफेंटा केव्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल इसका नाम बताना है कि एलिफेंटा आइलैंड का प्राचीन नाम क्या है। देखो यहाँ पे लिखा है ना एंशिएंट नेम, तो एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन और नाम का मतलब नाम होता है, तो सबसे पुराना नाम आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो पुराना नाम है उसका नाम है घारा, घारापुरी नाम है। ठीक है, याद रखोगे आप लोग, क्या नाम है, घारापुरी नाम है। ठीक है, अब देखते हैं किस ऑप्शन में घारापुरी, तो अगली स्लाइड पे जाना पड़ेगा हमें, तो अगली स्लाइड पे चलते हैं इसके ऑप्शन देखने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है घारापुरी, तो घारापुरी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, और दोस्तों जिसे हिंदी में रीड करना था तो वो लोग यहाँ से कर सकते हैं हिंदी में भी रीड। और दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन ही आएगा, घारापुरी। ठीक है, अब दोस्तों इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। दोस्तों एलिफेंटा गुफाएं कितनी है, 7 गुफाएं, कितनी है, 7 गुफाएं, मुख्य रूप से कितनी गुफाएं हैं, मुख्य जो है दोस्तों वो 7 गुफाएं हैं। ठीक है, याद रखोगे कितनी गुफाएं हैं, 7 गुफाएं हैं। ठीक है, ठीक है, और दोस्तों एलिफेंटा गुफाएं हैं वो किससे रिलेट करती हैं, तो दोस्तों रिलेट करती हैं भगवान शिव से। किससे रिलेट करती हैं, भगवान शिव से रिलेट करती हैं। ठीक है, इन गुफाओं में भगवान की क्या है, मूर्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखोगे। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो मुख्य गुफा है उसमें 26 स्तंभ है, क्या है, 26 स्तंभ है। याद रखना कितने स्तंभ है, 26 स्तंभ है। इसकी जो मुख्य गुफा है उसमें कितने स्तंभ है, 26 स्तंभ है। ठीक है, याद रखोगे। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, तो दोस्तों हमने पढ़ा कि एलिफेंटा गुफाएं कितनी है, 7 है। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो मुख्य गुफा है उसमें कितने स्तंभ है, तो 26 स्तंभ है। ठीक है, याद रखोगे 26 स्तंभ है। और ये किससे रिलेट करता है, तो भगवान शिव से रिलेट करता है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, और इसका आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर था। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है इन व्हाट ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। मतलब कि ये कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुई थी। तो दोस्तों ये स्टैब्लिश हुई थी 1935 में। कब हुई थी, 1935 में दोस्तों स्टैब्लिश हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरबीआई बोलते हैं। अच्छा दोस्तों आरबीआई एक्ट बन के तैयार हुआ था 1934 में, याद रखना दोनों डेट में डिफरेंस है। ये एक्ट बनकर तैयार हुआ था, और स्टैब्लिश कब हुई थी, 1935 में स्टैब्लिश हो गई थी। ठीक है, याद रखोगे 1934 में एक्ट बना था और 1935 में ये क्या हो गई थी, स्टैब्लिश हो गई थी। ठीक है, क्लियर है। अच्छा ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सही आंसर हो गया, क्योंकि यहीं पे लिख रखा है 1935। क्लियर है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि आरबीआई है क्या, तो दोस्तों आरबीआई क्या है, भारत का सेंट्रल बैंक है। क्या है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है। याद रखोगे क्या है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक का मतलब होता है कि बैंकों का बैंक है, यहां से क्या होता है, सब कुछ मैनेज किया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होगी। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ठीक है, और दोस्तों जिसे हिंदी में रीड करना है तो वो यहां से कर सकते हैं। ठीक है, हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। क्या लिखा है इसमें, ठीक है, तो इसमें लिखा है द रेट एट विच द रिजर्व बैंक प्रोवाइड लोन्स टू द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड व्हाट।
मतलब कि ये कह रहा है कि जो रिजर्व बैंक है मतलब कि आरबीआई है वो लोन देता है किसको, कमर्शियल बैंक को लोन देता है। तो दोस्तों जिस रेट पर लोन दिया जा रहा है उस रेट को क्या बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मान लो ये आरबीआई है, कौन है, आरबीआई है जिससे रिजर्व बैंक बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसने लोन दिया किसको, कमर्शियल बैंक को, सीबी मतलब कमर्शियल बैंक। तो आरबीआई ने लोन दिया कमर्शियल बैंक को तो किसी ना किसी रेट पे दिया होगा, वही रेट दोस्तों मुझे बताना है। तो दोस्तों इस रेट को बोलते हैं बैंक रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है तो जिस रेट पे दिया जा रहा है, जिस दर पे दिया जा रहा है, उस दर को बोलते हैं बैंक रेट बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये बैंक रेट कौन डिसाइड करता है, तो दोस्तों ये रेट डिसाइड करता है आरबीआई। कौन डिसाइड करता है, आरबीआई इस रेट को डिसाइड करता है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों बाकी के जो ऑप्शन है इनको मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा रखा है कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, लोन क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, ये दोस्तों मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा रखा है। ठीक है, और दोस्तों जिस स्टूडेंट ने ये सारी की सारी चीजें मिस कर दी हैं, मतलब कि नहीं देखी हैं, तो वो लोग भी देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको मिल जाएगा रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, बैंक लोन रेट क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है और रेपो रेट क्या होता है। सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग जाकर के देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, और क्वेश्चन 25 का आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। और जिसे हिंदी में रीड करना था तो वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ईयर 1897। तो दोस्तों ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1897 में। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था जे जे थॉमसन। क्या नाम था, जे जे थॉमसन। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्या नाम है, जे जे थॉमसन। अब देख लो किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन में नहीं है, काट दो। अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, तो देखो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है जे जे थॉमसन। तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अच्छा जिसे हिंदी में रीड करना था तो वो लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं, और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा, जे जे थॉमसन। क्या नाम है, जे जे थॉमसन, याद रखना। ठीक है, याद रखोगे पक्का। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड दैट हैव द सेम मास नंबर आर कॉल्ड। तो दोस्तों ये कह रहा है कि ऐसे तत्व मतलब कि ऐसे एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, बट लेकिन उनका जो मास नंबर है वो क्या है, सेम होता है। मतलब कि डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, लेकिन उनका जो मास है वो क्या है, सेम होता है। तो उसे क्या कहते हैं, आइसोबार्स। क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो किस ऑप्शन में दे रखा है आइसोबार्स, तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन में दे रखा है आइसोबार्स, जिसमें क्या होता है, एलिमेंट और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, लेकिन दोस्तों इसका जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो जिसे हिंदी में रीड करना था तो वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी वाले, और इसका भी आंसर क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन ही निकल के आएगा। आइसोबार्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समभारिक। आप लोग याद रखोगे इसको। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑन अर्थ। ठीक है, तो दोस्तों ये कह रहा है कि पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। क्या बोल रहा है कि पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों पृथ्वी पर टोटल 7 महाद्वीप हैं। कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं। लेकिन दोस्तों ये पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि अलग अलग लोग अपनी अपनी राय व्यक्त करते हैं। कोई कहता है 4 हैं,
कोई कहता है 5 है, कोई कहता है 6 है, लेकिन पूरी तरीके से सही बात नहीं पता है कि कितने महाद्वीप हैं, लेकिन नॉर्मली लोग क्या मानते हैं, 7 मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग भी क्या मान लेंगे कि 7 महाद्वीप है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा क्या क्या नाम है इनके, मैं लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, तो दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। कौन सा है, एशिया दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका। कौन सा आता है, अफ्रीका आता है। ठीक है, अच्छा तीसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरे नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका। क्या आता है, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, याद रखना दोस्तों इन सबको। ठीक है, और दोस्तों फोर्थ है हमारा दक्षिण अमेरिका। क्या है, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, याद रखोगे दक्षिण अमेरिका। अच्छा फिफ्थ क्या है हमारा, फिफ्थ है दोस्तों, फिफ्थ है अंटार्कटिका। क्या है, अंटार्कटिका। ठीक है, याद रखोगे अंटार्कटिका हमारा फिफ्थ है। ठीक है, और दोस्तों सिक्स है हमारा यूरोप। क्या है, यूरोप, याद रखना इसको। ठीक है, सिक्स क्या है, यूरोप है। और दोस्तों सेवंथ है हमारा ओशियान। क्या है, ओशियान। ठीक है, याद रखना इसको भी, ओशियान हमारा क्या है, लास्ट महाद्वीप है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे, इन सभी को याद रखोगे। पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिणी अमेरिका, पांचवा है अंटार्कटिका, और सिक्स है हमारा यूरोप, और लास्ट है ओशियान। ठीक है, ठीक है, तो अब दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा था कि दूसरा बताना है, तो दूसरा हमारा कौन सा है, अफ्रीका है। तो अफ्रीका हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो दोस्तों क्या था, अफ्रीका था, अफ्रीका। अब देखो किस ऑप्शन में अफ्रीका, तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन दे रखा है अफ्रीका, तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, और दोस्तों जिसे हिंदी में रीड करना था तो वो लोग भी हिंदी में रीड कर सकते। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हिंदी में, और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है एडमंड हिलरी वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इज फ्रॉम विच कंट्री। मतलब कि ये कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति किस कंट्री से था। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने। ठीक है, तो किस कंट्री से था, तो दोस्तों वो थे न्यूजीलैंड से। किससे थे, न्यूजीलैंड से थे, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे पहले व्यक्ति। ठीक है, तो किस ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है न्यूजीलैंड, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। ठीक है, और दोस्तों जिसे क्वेश्चन नंबर 29 हिंदी में रीड करना था तो वो यहां से कर सकते हैं, और इसका आंसर भी क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन ही सही आंसर होगा। ठीक है, हम चलते हैं 30 पे। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है एपिग्राफी इज नोन एज द स्टडी ऑफ व्हाट। कह रहा है कि जो एपिग्राफी है उसमें किसकी स्टडी की जाती है। तो दोस्तों एपिग्राफी में जो शिला होती है, शिला मतलब जो पत्थर होते हैं उनकी स्टडी की जाती है, जिसे बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं, शिलालेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिला लेख बोलते हैं। ठीक है, इसमें पत्थरों के बारे में पढ़ा जाता है, पत्थरों का मतलब पत्थर से मूर्तियां बनाना है, कुछ काम करना पत्थरों से, वो सब किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया, बहुत आसान था ये तो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया इसका। ठीक है, और दोस्तों जिसे हिंदी में रीड करना था तो वो यहां से कर सकते हैं, इसका आंसर भी फर्स्ट ही निकल के आएगा। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है व्हाट लैंग्वेज वाज यूज्ड टू राइट द ओल्डेस्ट इंडियन लीगल टेक्स्ट कॉल्ड मनुस्मृति। तो दोस्तों ये कह रहा है कि सबसे पुराना भारतीय कानून लिखने के लिए किस लैंग्वेज का यूज किया जाता था। तो दोस्तों सबको पता है किसका यूज किया जाता था, संस्कृत भाषा का यूज किया जाता था। ठीक है, जो इंडियन लीगल टेक्स्ट लिखने के लिए किस भाषा का यूज किया जाता था, संस्कृत भाषा का यूज किया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड क्या हो गया, सही आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला भी। ठीक है, हिंदी में रीड कर लेते हैं, क्या है देखो हिंदी में ये लिखा है। ठीक है, तो हिंदी में ये रहा क्वेश्चन, हिंदी में रीड कर लेना, ये लिखा है, और इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन ही निकल के आएगा। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन 1946। तो दोस्तों ये कह रहा है कि 1946 में जो भारतीय संविधान लिखा जा रहा था उसमें एडवाइजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। एडवाइजर मतलब कि सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों नियुक्त किया गया था 1946 में बी.एन. राव को। किसे? बी.एन. राव को दोस्तों नियुक्त किया गया था। लेकिन दोस्तों मोस्टली स्टूडेंट इसका आंसर लगा के आते हैं भीमराव अंबेडकर। दोस्तों क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। याद रखना क्या है? बी.एन. राव को नियुक्त किया गया। ठीक है, तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्लियर है। हिंदी में रीड कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हिंदी में, रीड कर लेना। इसका भी आंसर क्या निकल के आएगा? सेकंड ऑप्शन ही निकल के आएगा। क्लियर है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 33 में? ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर इनिशियली इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ये कह रहा है कि जो 8वां शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था। हाउ मेनी लैंग्वेजेस इंक्लूडेड, ठीक है ना, कितनी लैंग्वेजेस को जोड़ा गया था। तो दोस्तों 14 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया था। किसमें? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों एक बार इसे हम लोग हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या है दोस्तों? ये रहा हिंदी में, एक बार इसको पढ़ लेना और इसका भी आंसर क्या आएगा? सेकंड ऑप्शन ही निकल के आएगा। ठीक है, मैं दोस्तों हिंदी वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिखा देता हूँ, बाकी मैं समझा तो पहले ही देता हूँ। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं 100% दोस्तों उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और दोस्तों एक चीज और, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। ठीक है, याद से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे। ठीक है, अगर दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो, ताकि उन लोगों का भी क्या हो सके? बेनिफिट हो सके। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, देखते हैं क्या लिखा है उसमें। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट लैंग्वेज इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ठीक है, तो दोस्तों ये कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 343 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग किस लैंग्वेज को राजभाषा के रूप में माना जाता है या फिर उन्हें दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों दिया गया है हिंदी। याद रखना, हिंदी, प्रॉपर हिंदी नहीं, हिंदी इन देवनागरी। देवनागरी याद रखना दोस्तों, सिर्फ हिंदी नहीं है। देखो ऑप्शन पहले हिंदी दे रखा है, आप हिंदी लगा के आ जाओ, गलत हो जाएगा। पूरा लिखना है हिंदी इन देवनागरी, याद रखना। और लास्ट में स्क्रिप्ट, याद रखना, ये SCRIPT, ये भी ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों इस लैंग्वेज को आर्टिकल 343 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग शामिल किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है हु इज द राइटर ऑफ द बुक मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड। मतलब कि ये कह रहा है कि मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड जो बुक है, ये पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी थी वामन, याद रखना, वामन, वामन शुभ शुभ वामन शुभ प्रभु ने। किसने लिखी थी? वामन शुभ प्रभु ने ये वाली बुक लिखी थी। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों देखो ये नाम किस ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में दोस्तों ये वाला नाम दे रखा है, वामन शुभ प्रभु। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो गया? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, और जिसे हिंदी में रीड करना था तो वो लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हिंदी में भी। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट रिसीव्ड द अवार्ड ऑफ DRDO's बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020। तो समझ में तो आई क्या होगा कि बेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड किसे मिला था? कौन सा अवार्ड? DRDO वाला। तो दोस्तों ये मिला था हेमंत, किसे मिला था? हेमंत कुमार पांडे जी को दोस्तों ये वाला अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड है ये? 2020 का, याद रखना, पांडे जी। ठीक है, तो ठीक है, तो दोस्तों डी ऑप्शन क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया।
ठीक है। और दोस्तों जिसे हिंदी में रीड करना था तो वो यहाँ से रीड कर सकते हैं, और इसका भी आंसर क्या आएगा, हेमंत कुमार पांडे जी ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है सेकेंड खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स ऑर्गेनाइज्ड इन 2021। ठीक है, तो दोस्तों ये कह रहा है कि 2021 में जो सेकेंड खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम था वो कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था। तो दोस्तों ये ऑर्गेनाइज किया गया था गुलमार्ग। कहां किया गया था, गुलमार्ग। दोस्तों ये जम्मू कश्मीर से थोड़ी ही दूरी पर है, मतलब कि श्रीनगर से करीब 40-45 किलोमीटर दूरी पे है गुलमार्ग। ठीक है, तो वहां पर ये वाला गेम ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, तो अब देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों थर्ड ऑप्शन में दे रखा है गुलमार्ग, तो हमारा ये क्या हो गया, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और दोस्तों जिसे हिंदी में रीड करना है तो वो यहाँ से रीड कर सकते हैं, ये लिखा हिंदी में, और इसका भी आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन ही होगा। ठीक है, और दोस्तों ऑप्शन में श्रीनगर दे रखा है। दोस्तों श्रीनगर लगा के मत आ जाना, श्रीनगर से काफी दूरी पे है गुलमार्ग। ठीक है, तो ना ही श्रीनगर आंसर होगा, ना ही इसका जम्मू एंड कश्मीर आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, गुलमर्ग होगा। ठीक है, ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। क्या लिखा है इसमें, रीड करते हैं। इसमें लिखा है विच प्लेयर रिसीव्ड द अवार्ड ऑफ द मैन ऑफ द सीरीज। तो कह रहा है कि मैन ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड है वो किस प्लेयर को मिला था। आगे लिखा है इन द हिस्टोरिक इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि मैच किसके बीच में था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच था। और आगे लिखा है बॉर्डर गवस्कर दैट रिसेंटली कंक्लूडेड इन ऑस्ट्रेलिया इन 2021। मतलब कि ये सिंपल कह रहा है कि 2021 में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था, तो जो मैच हुआ उसमें जो मैन ऑफ द सीरीज था वो किस प्लेयर को मिला था। तो दोस्तों 2021 में मुझे याद है पैट कमिंस को मिला था। किसे मिला था, पैट कमिंस को मिला था। तो देख लो पैट कमिंस ऑप्शन कहां पे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे दे रखा है पैट कमिंस। दोस्तों एक चीज और मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए 2021 के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन दोस्तों हम लोगों से क्वेश्चन पूछेगा, मतलब कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा 2024, 2023। अभी दोस्तों क्या हो रहा है, आईपीएल हो रहा है। क्या हो रहा है, आईपीएल। दोस्तों आईपीएल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा, और दोस्तों डब्ल्यूपीएल से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डब्ल्यूपीएल मतलब वुमेन प्रीमियर लीग, आईपीएल की तरह ही होता है, लड़कियों का मैच होता है। ठीक है ना, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। याद रखना अच्छे से, इसके बारे में पढ़ लोगे कि किसने ज्यादा रन मारे, किसने ज्यादा विकेट लिए हैं, किसने ट्रॉफी जीती है, कौन सी टीम हारी है, किसने क्या किया, मतलब सब कुछ आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, और वर्ल्ड कप 2023 के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा रन मारे थे और कौन ट्रॉफी जीता था, और फाइनलिस्ट कौन थे और सेमीफाइनलिस्ट कौन थे, फाइनलिस्ट कौन था और सेमीफाइनलिस्ट कौन था, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। और दोस्तों जिसे क्वेश्चन नंबर 38 हिंदी में रीड करना है तो वो लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं, ये लिखा है हमारा। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है इंडियाज फर्स्ट हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी हैज बीन लॉन्च्ड इन विच फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स। मतलब कि ये कह रहा है कि भारत की जो पहली हॉट एयर वाइल्ड लाइफ सफारी है वो कहां पर लॉन्च की गई थी। तो दोस्तों ये स्टार्ट किया गया था बांधवगढ़। कहां से स्टार्ट किया गया था, बांधवगढ़ से दोस्तों ये स्टार्ट किया गया था। देखो किस ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, और दोस्तों जिसे हिंदी में रीड करना था तो वो यहां से रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति देश में कहीं भी महापौर के पद पर काबिज होने वाला भारत का सबसे कम उम्र वाला व्यक्ति है। मतलब कि महापौर पद होता है भारत में, ठीक है, उसमें जो कम उम्र वाला व्यक्ति गया था वो कौन सा था, कौन था, आर राजेंद्र था। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, और अगर दोस्तों आप लोगों को इस सारी की सारी कहानी समझ में आई है तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।